हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग मुग़ल काल पढ़ रहे थे। मुग़ल काल में अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था। अब उसी के आगे जब बाबर की मृत्यु होती है तो उसका एक पुत्र शासक बनता है, हुमायूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय देखते हैं। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम लोग इसके अभियानों के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का शासनकाल जो रहता है 1530 से लेकर 1556 तक। हालांकि यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, 1530 से 1540 तक रहता है और फिर 1555 से 1556 तक। बीच में 15 साल का जो गैप है, यानी 40 से 55 तक का, उसमें सूर्यवंश आ जाता है, शेरशाह सूरी आ जाता है। तो उसको हम लोग हुमायूं के बाद पढ़ लेंगे। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काबुल में। याद रखिएगा, काबुल अफ़गानिस्तान में है। आज जो अफ़गानिस्तान है उसकी राजधानी क्या है? काबुल। वहीं पे हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। माहम बेगम ये बाबर की तीसरी पत्नी थी। इन्हीं के गर्भ से हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। एक तो हुमायूं हो गया, दूसरा कामरान, तीसरा हिंदाल और चौथा अस्करी। तो ये 4 पुत्र थे बाबर के और 3 पत्नियां थीं। तो जो बाबर की तीसरी पत्नी थी उसी से हुमायूं का जन्म हुआ था और उस पत्नी का नाम था माहम बेगम। अब ये तो हुमायूं की बात हो गई भाई। हुमायूं का जन्म माहम बेगम से हुआ। बाकी जो इसके भाई थे उनका जन्म किससे हुआ था? तो जैसे कामरान और अस्करी, इन दोनों का जन्म गुलरुख बेगम से हुआ था। कामरान और अस्करी ये 2 सगे भाई थे और इनका जन्म हुआ था गुलरुख बेगम। तो ये गुलरुख बेगम भी कौन थी? बाबर की पत्नी थी। फिर हिंदाल और गुलबदन बेगम। तो ये गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। ये दोनों भाई बहन थे, हिंदाल और गुलबदन बेगम। इनका जन्म हुआ था दिलदार बानो बेगम से, दिलदार बेगम। हिंदाल का वास्तविक नाम अबुल नासिर मोहम्मद भी था। इसको भी ध्यान में रखिएगा, हिंदाल का वास्तविक नाम क्या था? अबुल नासिर मोहम्मद। तो कुल मिलाकर यहाँ समझिए कि जो बाबर था उसके 4 बेटे थे। पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। ये 4 बेटे हो गए बाबर के, जिसमें से सबसे बड़ा हुमायूं था और एक बहन भी थी इन लोग की, गुलबदन बेगम। और इनकी माताओं का क्या नाम था मैंने आपको बता दिया। अब जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को। कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को। उसके पहले ही बाबर ने हुमायूं को सलाह दिया था कि तुम अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। तो अपने पिताजी की इच्छा को रखने के लिए, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए, वो जो हुमायूं है वो अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करता है और अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे पिता की सलाह। संसार उसका है जो परिश्रम करता है तथा किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये हुमायूं से बाबर ने कहा था मरने से पहले। बाबर की ये लाइन याद रखना कि संसार उसी का है जो परिश्रम करता है और किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं सिंहासन का संघर्ष और खलीफा षड्यंत्र। ये खलीफा षड्यंत्र क्या था, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहा जाता है जब बाबर की मृत्यु होती है तो कुछ अमीर वर्ग थे, कुछ सरदार थे, वे हुमायूं को बादशाह नहीं बनाना चाहते थे, किसी और को ही बादशाह बनाना चाहते थे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। हालांकि वो षड्यंत्र फेल हो जाता है और बादशाह हुमायूं ही बनता है, तो उसी को खलीफा षड्यंत्र कहा गया। बाबर के एक मंत्री थे निजामुद्दीन अली खलीफा। याद रखिए, बाबर का मंत्री कौन था? निजामुद्दीन अली खलीफा। इसने
हुमायूं के स्थान पर महदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहा। अब आप कहेंगे महदी ख्वाजा कौन था? यह बाबर का बहनोई था, खानज़ादा बेगम का तीसरा पति। खानज़ादा बेगम बाबर की बहन थी। ये सब याद करते चलिए। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा खानज़ादा बेगम के बारे में। तो ये जो खानज़ादा बेगम थी ये बाबर की बहन थी। तो जब शैबानी खान उज़्बेक बाबर को मध्य एशिया में पराजित करता है और समरकंद को, फरगना को जीत लेता है, तो कहा जाता है कि खानज़ादा बेगम को भी हथिया लेता है शैबानी खान और उनसे शादी भी कर लेता है। उसके पहले भी जो है खानज़ादा बेगम की शादी हो गई थी, यानी 2 शादियाँ पहले हो गई थी खानज़ादा बेगम की, एक तो शैबानी खान से और एक उसके पहले, और तीसरी शादी होती महदी ख्वाजा से। ये जो महदी ख्वाजा है इससे खानज़ादा बेगम की तीसरी शादी होती है। तो इस प्रकार जो महदी ख्वाजा है ये बाबर का बहनोई था और इसी महदी ख्वाजा को बाबर का एक मंत्री था निज़ामुद्दीन अली खलीफा, वो षड्यंत्र रच के बादशाह बनाना चाहता था। हालांकि षड्यंत्र फेल हो जाता है और बाद में हुमायूं को बादशाह बनाया जाता है। तो इसी को खलीफा षड्यंत्र कहा गया क्योंकि ये षड्यंत्र रचा किसने था? निज़ामुद्दीन अली खलीफा ने। ठीक है, इसे मीर खलीफा षड्यंत्र भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो खलीफा षड्यंत्र बहुत आसान था। अब परिणाम इसका क्या होता है? मीर खलीफा ने हुमायूं को ही बादशाह बनाया, यानी कि ये जो निज़ामुद्दीन अली खलीफा हैं इन्हीं को मीर खलीफा कहा गया। बाद में ये भी सहमत हो गए कि हुमायूं को ही बादशाह बनाया जाएगा। और इस षड्यंत्र का उल्लेख निज़ामुद्दीन अहमद ने अपनी पुस्तक तबकाते अकबरी में किया है। तो याद रखिए ये जो निज़ामुद्दीन अहमद हैं और ये जो निज़ामुद्दीन अहमद, दोनों में डिफरेंस है। इनका नाम है निज़ामुद्दीन अली खलीफा और ये बाबर के मंत्री थे, जबकि ये जो निज़ामुद्दीन अहमद है ये एक इतिहासकार है और इसने तबकाते अकबरी में इस बात का उल्लेख किया है, इस षड्यंत्र के बारे में बताया है। तो कुल मिलाकर बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक होता है और सिंहासन पर बैठ जाता है। 26 दिसंबर को मृत्यु हुई और 30 दिसंबर को 1530 ईस्वी में हुमायूं सिंहासन पर बैठ जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हुमायूं की भूल के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया कि बाबर मरने से पहले हुमायूं से कहता है कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और उसी बात को रखने के लिए अपने पिताजी के सम्मान में हुमायूं क्या करता है? अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, बहुत दयालुतापूर्वक व्यवहार करता है और अपने साम्राज्य का बंटवारा ईमानदारी से कर देता है। मतलब हुमायूं चाहता तो अकेले पूरे साम्राज्य का स्वामी बन सकता था, लेकिन उसने अपने पिताजी की मान मर्यादा का सम्मान करते हुए अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया, जो कि आगे इसके लिए एक बड़ी भूल साबित हुई। क्योंकि भाई साम्राज्य जब बट जाएगा तो शक्तियाँ भी बटेंगी, और जब हुमायूं को ज़रूरत पड़ी इन शक्तियों की तो इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। अगर यही साम्राज्य केंद्रित होता, एक शासक होता, तो शायद हुमायूं की परिस्थितियाँ अलग हो सकती थीं। तो हुमायूं की भूल और साम्राज्य का बंटवारा। हुमायूं ने बाबर के आदेशानुसार, ध्यान दीजिए, हुमायूं ने बाबर के आदेशानुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। ऐसा करने वाला एकमात्र मुगल शासक था। तो हुमायूं ऐसा एकमात्र शासक था मुगलों में जिसने प्रेम से, बड़ी ईमानदारी के साथ साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। यह विभाजन उसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बना, और उसकी असफलता का दूसरा कारण था कमज़ोर चरित्र। कमज़ोर चरित्र आगे बताऊंगा। बहुत ही आलसी टाइप का व्यक्ति था हुमायूं। एक युद्ध को अगर जीत लेता था तो फिर आराम करने लगता था। ये नहीं है कि आगे बढ़कर दुश्मन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं था। या फिर मान लीजिए एक युद्ध हार गया तो उस युद्ध से सबक नहीं लेता था, अगले युद्ध में फिर वही गलतियां करता था। तो इसका चरित्र था वो कमज़ोर था। अब इसके जो भाई थे उनको कौन कौन से प्रदेश प्रदान किए, यहाँ पे आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। कामरान को काबुल और कांधार मिल गया। यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र कामरान को मिला, काबुल और कांधार। फिर अस्करी को संभल मिला, संभल यहाँ उड़ीसा के पास।
हिंदाल को मेवात की जागीर मिली, और ये तो इसके 3 भाई हो गए। कामरान को काबुल कांधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात की जागीर। और एक इसका सौतेला भाई था, चचेरा भाई, इसके चाचा का लड़का था सुलेमान मिर्ज़ा, इसको बदख्शा की जागीर मिल गई। तो ये आप याद रखिएगा कि इसको कौन सा प्रदेश मिला था। हिंदाल ने आगरा में शेख बहलोल को मारकर सम्राट की पदवी धारण की थी। तो सबसे पहली समस्या तो हुमायूं के सामने यही थी कि भाई उसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था और इस प्रकार शक्तियों का विभाजन हो गया था। अगर अब कोई आक्रमण करता है तो उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाएगा हुमायूं जिस तरह से एक केंद्रीकृत शासन होने पर कर सकता था। आंतरिक और बाहरी चुनौतियां भी थी इसके सामने, हुमायूं के सामने बहुत सारी शक्तियां, जैसे अफ़गानों की समस्या थी, राजपूतों की समस्या थी जो लगातार मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए उत्सुक थे। तो आंतरिक समस्या में मिर्ज़ाओं की समस्या थी। मिर्ज़ा जो थे ये इसके सगे संबंधी थे, ठीक है, हुमायूं के सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, आसपास के इसके रहने वाले थे। तो वे जो है मिर्ज़ा कहलाते थे। मैंने आपको बताया था बाबर भी पहले मिर्ज़ा की उपाधि धारण करता था, लेकिन 1507 में बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि त्याग दिया और बादशाह की उपाधि धारण की। तो जो मुग़लों के वंशज होते थे वो मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे। तो 3 लोगों ने कहा जाता है हुमायूं के समय विद्रोह किया था, मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा। इनके विद्रोह को 1534 में हुमायूं दबा देता है, इन्हें दमन कर देता है। और एक मेहदी ख्वाजा, मैंने आपको बताया ही था कि इनको लोग सिंहासन पर बैठाना चाहते थे लेकिन नहीं बैठा पाए। तो ये आंतरिक समस्या थी। बाह्य समस्या में सबसे पहले अफ़गान आते हैं। अफ़गानों की शक्ति अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी, ठीक है। बाबर ने महमूद लोदी को हरा दिया था, मानता हूँ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया पानीपत के मैदान में, फिर उसके बाद महमूद लोदी को भी हराया घाघरा के युद्ध में। तो इब्राहिम लोदी हों या महमूद लोदी हों, ये सब अफ़गान थे। हारने के बाद भी अफ़गानों की शक्ति पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई थी। एक अफ़गान शासक शेर शाह सूरी उठ खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये भी लगातार चुनौती दे रहा था, ये भी एक अफ़गान था, अफ़गानों का नेता था और हुमायूं का सबसे बड़ा विरोधी था। अब हुमायूं के प्रारंभिक अभियानों के बारे में हम लोग देखते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा और अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ। एक तो इसके समक्ष अफ़गानों की समस्या थी हुमायूं के समक्ष, चाहे महमूद लोदी हों। महमूद लोदी मरा तो था नहीं, जिंदा ही था, भले ही घाघरा के युद्ध में हार गया था, लेकिन वो भी जिंदा था और वो फिर से अफ़गानों की शक्ति को संगठित कर रहा था। एक तो महमूद लोदी हो गया, दूसरा हो गया शेर खां, ये भी लगातार हुमायूं के सामने चुनौती बना हुआ था। और तीसरी समस्या थी कि जो राजपूत थे वो भी फिर से मुग़लों को भारत से बाहर भगाना चाहते थे। जैसे जो राणा सांगा था वो बाबर से हार गया था खानवा के युद्ध में, लेकिन राणा सांगा का जो पुत्र था राणा रतन सिंह, वो जो है मुग़लों को भारत से बाहर खदेड़ना चाहता था। तो ये सारी समस्याएं हुमायूं के सामने थीं। अब इन सारी समस्याओं से कैसे निपटता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हुमायूं के प्रारंभिक अभियानों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2 अभियानों की बात करते हैं, एक 1531 में और दूसरा 1532 में हुआ था। तो सबसे पहला अभियान जो था उसको बोलते हैं कालिंजर का अभियान, ये 1531 में हुआ था। अब कालिंजर में उस समय चंदेल वंश का शासक था प्रताप रुद्रदेव। तो यहाँ पे हुमायूं आक्रमण करने गया था कालिंजर अभियान पे, और जब यहाँ पे आक्रमण कर रहा था, यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, तभी हुमायूं को पता चलता है कि जो महमूद लोदी है वो बिहार से कहाँ बढ़ रहा है, जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। कौन? यहाँ पे मतलब जब कालिंजर अभियान पे हुमायूं गया होता तभी हुमायूं को पता चलता है एक समाचार के द्वारा, खबर के द्वारा, कि जो महमूद लोदी अफ़गान है वो कहाँ बढ़ रहा है, बिहार से जौनपुर की तरफ आ रहा है। तो अब हुमायूं के सामने समस्या आ गई। तो हुमायूं क्या करता है, यहाँ जो कालिंजर के शासक थे प्रताप रुद्रदेव,
इनसे क्षतिपूर्ति लेता है यानी हरजाना लेता है और जौनपुर की तरफ बढ़ जाता है और जौनपुर में आ जाता है दोहरिया नामक स्थान। अब देखिए दोहरिया का जो युद्ध है ये अगस्त 1532 में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं दोहरिया जो है बताया जाता है बाराबंकी ज़िले में है और कहीं कहीं बताया जाता है जौनपुर में। लेकिन याद रखिए ये ज़्यादातर जौनपुर में ही माना जाता है। गोमती नदी के तट पर हुआ था, तो गोमती नदी तो लखनऊ यानी बाराबंकी से होकर भी जाती है और जौनपुर में भी बहती है। तो हो सकता है दोनों स्थानों में कोई ऐसा कॉमन स्थान रहा हो दोहरिया, इसलिए इतिहासकारों में इसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। फिलहाल आप दोनों स्थान का नाम याद रखिए। दोहरिया जो है कहाँ है, जौनपुर में या बाराबंकी में, जो भी ऑप्शन में मिले उसको लगा देना है। और नदी कौन सा है, गोमती। तो गोमती नदी के किनारे बिहार से कौन आया, महमूद लोदी जौनपुर में आ गया और इधर हुमायूं भी पहुंच गया। जब इसको पता चला कि बिहार से महमूद लोदी जौनपुर की तरफ बढ़ रहा है तो इसने भी प्रताप रुद्रदेव से हरजाना यानी क्षतिपूर्ति लेकर और चल दिया। अब युद्ध हुआ दोनों में और महमूद लोदी पराजित हुआ। महमूद लोदी के साथ शेर खां भी था, ये भी याद रखिएगा। तो अफ़गानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, महमूद लोदी, और साथ में शेर खान भी था। हुमायूं ने अफ़गानों को हरा दिया, शेर खां को भी पराजित किया। ये देखिए दोहरिया। अधीनता स्वीकार कराई, उसके पुत्र कुतुब खां को जमानत के रूप में अपने पास रख लिया। जो शेर खां का पुत्र था कुतुब खां, उसको जमानत के रूप में अपने पास रख लिया यानी कैद कर लिया। अब होता है चुनार का घेरा, यानी 1532 में ही क्या होता है कि हुमायूं चुनार को घेर लेता है। चुनार के किला, चुनार का किला ये भी आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। और इस चुनार के किले को, इस चुनार का किला मिर्ज़ापुर साइड में है, तो ये भी याद रखिएगा। इसको पूरब का प्रवेश द्वार कहते थे। मिर्ज़ापुर जहाँ आज जिला है वहीं पे ये चुनार होता था, चुनार का किला। तो चुनार का दुर्ग पूरब भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है और यह दुर्ग किसके अधीन था, शेर खान के अधीन। तो ये जो चुनार का दुर्ग था, याद रखिए किसके अधीन था, शेर खान के अधीन, यानी शेरशाह जो बाद में शेरशाह कहलाएगा उसी के अधीन ये किला था। और हुमायूं यहाँ पे 1532 में घेरा डालता है, चुनार के किले को घेर लेता है। ये देखिए चुनार का किला बना भी हुआ है। 4 महीने तक घेराबंदी किए रहता है, उसके बाद दोनों में समझौता होता है, ठीक है। और समझौते के तहत ये होता है कि भाई चुनार का जो किला है वो शेरशाह के अधीन ही छोड़ दिया गया। हुमायूं ने कहा समझौते में कि ये किला तुम रखो, लेकिन हुमायूं बदले में क्या देता है, हुमायूं तो किला छोड़ देता है शेरशाह के अधीन, लेकिन शेरशाह बदले में हुमायूं को क्या देता है, अपने पुत्र के अधीन एक सैनिक टुकड़ी भेज देता है हुमायूं की सेना में। याद रखिए समझौते में क्या होता है कि जो चुनार का किला जो है, चुनार का किला जो है ये तो शेर खान के अधीन छोड़ दिया जाता है और बदले में शेर खान अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं के दरबार में भेजता है एक सैनिक टुकड़ी के साथ। एक प्रकार से गिरवी रख देता है अपने पुत्र को। आगे देखते हैं अन्य विजय और संधियां। 1532 में रायसीन को भी जीत लेता है और 1533 में मेवाड़ को संधि के लिए विवश करता है, यानी मेवाड़ को भी जीतता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पानीपत की लड़ाई से पहले हुमायूं ने हिसार फिरोजा के निकट अफगान सेना को हराया। यह उसका पहला युद्ध है। प्रसन्न होकर बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं के नाम पर कर दिया था। तो याद रखिएगा हुमायूं ने पानीपत की लड़ाई से पहले हिसार फिरोजा के निकट अफगान सेना को पराजित कर दिया था और पहला युद्ध था ये हुमायूं का, यानी जब बाबर शासक था उस समय की बात हो रही है। और प्रसन्न होकर बाबर ने हिसार फिरोजा का जिला हुमायूं के नाम कर दिया था। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं 1532 तक बात हो गई, 33 तक बात हो गई। 33 में मेवाड़ को एक प्रकार से वहाँ पे घेरा डाला था और वो संधि करने के लिए विवश किया था।
फिर बात करते हैं, एक राखी प्रसंग की बात आती है। आपने सुना होगा कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब 1534-35 में चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला, ये चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, किंतु हुमायूं ने कोई सहायता नहीं दी, क्योंकि बहादुर शाह ने हुमायूं से प्रार्थना की कि वह इस समय आक्रमण न करे ताकि वह काफिरों का वध कर सके। इसलिए हुमायूं सहारनपुर में आकर रुक गया। अब ध्यान दीजिए हुआ क्या, मैं समझाता हूँ। जो मेवाड़ यानी चित्तौड़ की रानी थी कर्णवती, वहाँ पे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बहादुर शाह ने कर्णवती पे आक्रमण किया, तो कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगा कि आप हमारी मदद कीजिए भाई। भाई बोला। हुमायूं वहाँ पे गया क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि बहादुर शाह ने खबर फैला दी थी, खबर भेज दी थी हुमायूं के पास कि हम काफिरों का वध कर रहे हैं। काफिरों का मतलब जो गैर मुसलमान हैं उनका वध कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों भाई भाई हैं, मुसलमान हैं, तो इसलिए जो है हुमायूं सहायता करने के लिए नहीं जाता है। तो ये याद रखिएगा। फिर हुमायूं का अगला आक्रमण कहाँ होता है? बहादुर शाह के खिलाफ ही होता है। 1535 में अप्रैल में बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित किया और मांडू तथा चंपानेर को जीत लेता है। तो हुमायूं 1535 में किसको जीतता है? गुजरात के शासक बहादुर शाह को पराजित करके मंदसौर के युद्ध में, और गुजरात के जो मांडू हैं, मांडू एक क्षेत्र का नाम है, चंपानेर है, इन सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। और वहाँ का शासक किसको बना देता है? अस्करी को। गुजरात और मालवा के क्षेत्र को जीतकर हुमायूं वहाँ का शासक अपने भाई अस्करी को बना देता है, किंतु बहादुर शाह ने कुछ समय बाद पुनः मुगलों को वहाँ से निकाल दिया। अगस्त 1535 में हुमायूं और इकतार खां कौन था? यह बहादुर शाह का एक अधिकारी था। इसके बीच चंपानेर का युद्ध हुआ। इसमें भी हुमायूं विजयी हुआ और किले से गुजरात के सुल्तानों का खजाना प्राप्त हो गया। तो 35 के आसपास हुमायूं ने गुजरात को जीत लिया, इतना याद रखिए। यहाँ का एक शासक था बहादुर शाह, उसको हराया। फिर उसका एक अधिकारी था इकतार खां, उसको भी पराजित किया, और यहाँ से जितना भी सोना चांदी था सब लूट लिया। मोटे मोटे तौर पे इतना याद रखिए। शेर खां का उदय और चुनार का घेरा 1538 में। तो यहाँ पे अब हुमायूं और शेर खां के बीच सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि हुमायूं ने 1534 के आसपास चुनार का घेरा डाला था। और उस समय मैंने बताया था भी कि उस समय क्या हुआ था कि हुमायूं और शेर खां के बीच समझौता हो गया था। समझौते में चुनार का जो किला है वो शेर खां के अधीन छोड़ दिया गया था, और बदले में हुमायूं के दरबार में एक सैनिक टुकड़ी शेर खां ने भेजी थी अपने बेटे कुतुब खां के नेतृत्व में। तो उस समय हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी। उस समय उसने जो है चुनार के किले को छोड़ दिया, यानी जीता नहीं, समझौता कर लिया, बहुत बड़ी गलती थी। अगर उसी समय चुनार के किले पे आक्रमण कर देता और शेर शाह को समाप्त कर देता तो आगे शेर शाह हुमायूं के लिए परेशानी नहीं बनता। अब पढ़ते हैं थोड़ा हुमायूं का चुनार अभियान 1538 में। हुमायूं जो है चुनार को फिर से घेर लेता है 1538 में। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। 1534 में शेर खां ने बंगाल को पुनः जीत लिया। तब शेर खां की शक्ति को दबाने के लिए हुमायूं ने रूमी खां के साथ 1538 में चुनार का दूसरा घेरा डाला। 1534 में क्या होता है? शेर खां बंगाल को जीत लेता है। अब जो बंगाल का शासक था वो हुमायूं से मदद मांगता है, तो हुमायूं जो है बंगाल से घेरा हटवाने के लिए चुनार पे घेरा डाल देता है। हुमायूं कहाँ घेरा डालता है? चुनार पे। और चुनार किसका इलाका था? शेर शाह का। रूमी खां के साथ जो है हुमायूं चुनार को घेर लेता है। इस दौरान शेर खां ने गौड़ को जीतकर अपने परिवार एवं खजाने को रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित कर दिया। ये गौड़ क्या है? बंगाल की राजधानी। यानी शेर खां ने किसको जीत लिया? बंगाल को पूरी तरीके से जीत लिया। और इधर चुनार में कौन बैठा है? हुमायूं। अब चुनार को जीत करके हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पे शेर शाह बैठा हुआ है। अब
ध्यान दीजिए, इस पूरी कहानी को समझते चलिए। बंगाल के सुल्तान महमूद शाह ने हुमायूं से शेर खां के विरुद्ध सहायता मांगी थी। हुमायूं ने 1538 में बंगाल को जीता और राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया और गौड़ का नाम जनताबाद रख दिया। अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। मान लीजिए ये है चुनार, ये है बिहार और ये है बंगाल, ये मानिए। अब यहाँ पे जो है ये किसका इलाका था? चुनार। ये था शेर शाह सूरी का इलाका। तो यहाँ पे जो है हुमायूं अधिकार कर लेता है और यहाँ जो हरे रंग से है, यहाँ पे अभी बंगाल में कौन बैठा है? बंगाल को कौन जीत रहा है? शेर शाह। तो शेर शाह बंगाल में है और हुमायूं चुनार में है। अब हुमायूं जो है चुनार को जीतने के बाद किधर बढ़ेगा? बिहार होते हुए बंगाल आएगा, यानी ऐसे आएगा, तीर देखिए। और फिर जब हुमायूं बंगाल में पहुंचा तो शेर शाह क्या होगा? पीछे से दूसरे रास्ते से कहाँ पहुंच जाएगा? बिहार में। यानी हुमायूं तो बंगाल में पहुंच गया और बंगाल को जीत लेता है और वहाँ पे कत्लेआम करता है और गौड़ का नाम बदलकर जनताबाद रख देता है। लेकिन शेरशाह कहाँ पहुँच गया? शेरशाह पीछे के रास्ते से बिहार पहुँच गया। तो अब ध्यान दीजिए, हुमायूं बंगाल में है और शेरशाह कहाँ पे आ गया? बिहार में। यानी कि बंगाल यहाँ है और बिहार यहाँ है। अब हुमायूं वापस जब लौटेगा तब युद्ध होगा हुमायूं और शेरशाह के बीच। दो युद्ध होता है, एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध। वही चीज़ है, ये देखिए। हुमायूं 8 माह तक गौड़ में ऐशोआराम करने लगा। इसी बीच शेर खां ने बनारस, कड़ा, बहराइच, कन्नौज, संभल पर अधिकार कर लिया तथा जौनपुर एवं चुनारगढ़ को घेर कर आगरा से हुमायूं का संबंध विच्छेद कर दिया। यानी आगरा से पूरा कांटेक्ट हुमायूं का टूट चुका था, क्योंकि बीच के सारे इलाकों को शेरशाह ने जीत लिया था। अब चौसा का युद्ध और निजाम भिश्ती। 29 जून 1539 बंगाल से लौटते समय बक्सर के निकट, बक्सर का है बिहार में, चौसा नामक स्थान पर गंगा एवं कर्मनाशा नदी के तट पर 29 जून 1539 को हुमायूं शेर खां से पराजित हुआ। तो चौसा कहाँ है? बक्सर जिले में स्थित है। बक्सर यानी बिहार जिले में स्थित है, गंगा और कर्मनाशा नदियों के तट पर। युद्ध कब हुआ? 29 जून 1539 को। एक तरफ हुमायूं था, दूसरी तरफ शेरशाह। और कहा जाता है कि शेरशाह इस युद्ध को जीत लेता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय का कारण था उसकी व्यवस्थित सेना एवं भाइयों का सहयोग न मिलना। जो हुमायूं की सेना थी वो एकदम अव्यवस्थित थी और भाइयों का सहयोग भी नहीं मिला, क्योंकि साम्राज्य का बंटवारा इसने पहले ही कर दिया था। इस विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। यानी जो शेर खां था वो अब शेरशाह हो गया। उसके नाम का खुतबा भी पढ़वाया गया और सिक्के भी ढलवाए गए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा निजाम भिश्ती की कहानी सुन लेते हैं। तो कहा जाता है चौसा के युद्ध में जब हुमायूं पराजित हुआ तो चूंकि ये युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ था, तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। और गंगा नदी में कूद जाता है तो जब वो डूब रहा था तो गंगा नदी में उसको एक निजाम मिलता है। निजाम मतलब एक भिश्ती था, वो जो है इसको डूबने से बचा लेता है। तो निजाम भिश्ती जो था वो हुमायूं को गंगा नदी में डूबने से बचाता है। इसके बदले में हुमायूं क्या करता है? दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाता है। हुमायूं क्या करता है? निजाम भिश्ती को दिल्ली का एक दिन का बादशाह बनाता है और वो भिश्ती जो है वो चमड़े के सिक्के चलवाता है। और कहा जाता है निजाम भिश्ती की मज़ार भी ख्वाजा की दरगाह के पास अजमेर में बनी है। तो यही ये कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो पहला युद्ध हो गया हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 में, चौसा का युद्ध। अब दूसरा युद्ध होगा कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध, और ये मुगलों की निर्णायक हार होती है इसमें। और ये युद्ध होता है 1540 में। 17 मई को गंगा नदी के तट पर कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेरशाह से निर्णायक रूप से पराजित हो गया। कन्नौज के युद्ध में
कामरान हुमायूं का सहयोग करने आया था, किंतु नेतृत्व के प्रश्न पर मतभेद होने के कारण बिना युद्ध लड़े चला गया। यानी एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना मैदान से भाग खड़ी हुई। ये मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने कहा है अपनी पुस्तक तारीख़ ए रसीदी में। याद रखिएगा, तारीख़ ए रसीदी एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? मिर्ज़ा हैदर दोगलत। और इसमें इसने क्या कहा है कि एक भी तीर गोली नहीं चली और मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग गई, यानी भाग खड़ी हुई। मिर्ज़ा हैदर दोगलत बाद में कश्मीर का शासक भी बनता है। अब जो है 1540 में कन्नौज के युद्ध में जब हुमायूं पराजित होता है तो पूरी तरीके से मुग़लों की हार हो जाती है और हुमायूं पाकिस्तान के सिंध से होता हुआ फारस चला गया, ईरान भाग गया। तो उसी को निर्वासन काल कहते हैं। निर्वासन काल और अकबर का जन्म 1540 से 42। 1541 में जोगी तीर्थ हुमायूं मालदेव के पास सहायता के लिए आया। मालदेव मालवा के शासक थे, ठीक है। तो मालदेव ने सहायता के लिए मना कर दिया क्योंकि हुमायूं के पूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष मुल्ला सुर्ख ने हुमायूं को मारवाड़ आने के लिए मना कर दिया। ये जो मालदेव थे कहाँ के शासक थे? मालवा के नहीं थे, सॉरी, मारवाड़ के थे, राजस्थान। तो जब हुमायूं इनसे मदद लेने के लिए गया था तो जो हुमायूं के एक पुस्तकालय के अध्यक्ष थे मुल्ला सुर्ख, उन्होंने हुमायूं को मारवाड़ आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मारवाड़ मत जाइए, नहीं तो एक आपके लिए खतरा है। तो यानी कि जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, उससे सहायता नहीं मिल पाई। फिर 29 अगस्त 1541 को निकाह करता है। 29 अगस्त 1541 को निकाह करता है किससे? हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के सिया मीर दोस्त अली अकबर जामी की पुत्री थी। हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हमीदा बानो बेगम थी ये किसकी पुत्री थी? हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी। हिंदाल कौन था? हुमायूं का भाई था। हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर जामी, उन्हीं की एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिससे हुमायूं ने शादी कर ली। और हमीदा बानो बेगम को ही मरियम मकानी भी कहते हैं। और इसी हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, अमरकोट के परमार वंश के राणा बीर साल के महल में। अब मैंने बताया था कि हुमायूं फारस में भाग जाता है और वहाँ पे शादी वगैरह करता है। अब वो वापसी की तैयारी करेगा। सबसे पहले फारस में शरण की बात करते हैं। फारस यानी ईरान। कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर वह ईरान के शाह तहमास प्रथम के यहाँ शरण लेनी पड़ी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। और 40 में भारत छोड़ देता है और कहाँ शरण लेता है? ईरान के शासक शाह तहमास्प प्रथम के यहाँ शरण लेता है। शाह ने इस शर्त पर शरण दी कि हुमायूं शिया मत को स्वीकार करेगा और उसको फैलाएगा तथा कांधार को जीतने के बाद ईरान को दे देगा। तो जो ईरान के शासक थे शाह तहमास्प प्रथम, उन्होंने हुमायूं से कहा, क्योंकि हुमायूं सुन्नी था और वो जो ईरान का शासक था वो शिया था, तो शाह तहमास्प ने हुमायूं से कहा कि आप शिया धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने राज्य में फैलाएंगे और कांधार को जीतकर हमें दे देंगे। तो हुमायूं ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं शिया धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा और कांधार को जीतकर आपको दे दूँगा। इस बात पे जब हुमायूं सहमत हो गए तो उसको शरण मिल गई, यानी जो ईरान का शासक था वो सहायता देने के लिए भी तैयार हो गया। तहमास्प के दरबार में ही हुमायूं को बैरम खां नामक शिया मुसलमान की सेवाएं प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा, ये जो बैरम खान है ये हुमायूं से कहाँ मिला? शाह तहमास्प के दरबार में। अब वापसी की तैयारी शुरू कर दी। फारस की 14,000 सेनाओं की सहायता से हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को पराजित करके 1545 में कांधार को जीत लिया और 1547 में कामरान ने 5 वर्ष के अकबर को काबुल के किले की दीवार पर लटका दिया ताकि हुमायूं किले पर तोप न चलाए। हुमायूं ने कामरान को बंदी बनाकर अंधा कर दिया। अब इसको समझते हैं।
सबसे पहले 1545 में हुमायूं किसको जीतता है? कांधार को जीतता है। और यहाँ पे शासन कौन कर रहा था? अस्करी, हुमायूं का भाई। तो अस्करी को हरा के हुमायूं कांधार को जीत लेता है। फिर आगे बढ़ता है, गजनी को जीतता है और पहुँच जाता है काबुल। काबुल में इसका भाई कामरान रहता है। तो कामरान क्या करता है कि अकबर के बेटे हुमायूं के बेटे अकबर को दीवार पे टांग देता है, क्योंकि हुमायूं के पास तोप था, बारूद था। तो कामरान को पता था कि जो हुमायूं है वो भी तोप से किले की दीवार को तोड़ेगा। तो कामरान ने पहले ही हुमायूं के बेटे अकबर को टांग दिया दीवार पे। लेकिन फिर भी हुमायूं डरता नहीं और तोप चला देता है और अकबर की जान बच जाती है, दीवार टूट जाती है। और फिर कामरान को पकड़ के अंधा बना दिया जाता है। भारत विजय और हुमायूं की मृत्यु 1555-56। 1555 ईस्वी में शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने लाहौर जीत लिया। 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। अब देखिए, हुमायूं जो है वो कांधार, काबुल, गजनी को जीतते हुए लाहौर को जीतता है, फिर पंजाब को, और फिर धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में पंजाब में। उसमें पंजाब में सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां शासन कर रहे थे। तो इनको हुमायूं पराजित करता है और पंजाब को जीत लेता है। तो याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 15 मई 1555 को। यहाँ पे शासन कौन कर रहा था? सिकंदर सूर का एक सेनापति था तातार खां, इसको हराता है मई 1555 में। फिर एक महीने बाद ही सरहिंद का युद्ध होता है 22 जून 1555 को। इसमें मुगल सेना ने बैराम खां के नेतृत्व में सूर शासक सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। यानी यही वाला सिकंदर सूर है। तो पहले सिकंदर सूर के सेनापति को पराजित किया जाता है, फिर अगले ही युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में, सिकंदर सूर भी पराजित हो जाता है। और इस विजय ने हुमायूं को फिर से भारत का राज सिंहासन प्रदान कर दिया। लेकिन 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा लेकिन 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ठीक है। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त रखा गया। इस दौरान हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेगसी को सिंहासन पर बैठाया गया। मतलब जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो कहा जाता है 17 दिन तक किसी को बताया ही नहीं गया, क्योंकि राज्य में विद्रोह हो सकता था, उपद्रव मच सकता था, अराजकता फैल सकती थी, इधर उधर हंगामे हो सकते थे जब शासक नहीं रहेगा तो इसलिए 17 दिन तक इसकी मृत्यु को छिपाए रहा गया। और इसका एक हमशक्ल था मुल्ला बेगसी, उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया। इतिहासकार लेन पूल का कहना है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई, यह कहना है लेन पूल का। हुमायूं की असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी, ये भी लेन पूल ने कहा है। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है। खोंद मीर ने हुमायूं को सिकंदर आजम एवं खुदा का साया कहा है। हुमायूं के अपने जीवन में असफलता का प्रमुख कारण उसका कमज़ोर चरित्र था। और ये अंतिम स्लाइड है, इसके बाद हुमायूं समाप्त हो जाएगा। इसके व्यक्तित्व एवं अन्य तथ्य इससे संबंधित देखते हैं। तो मैंने बताया था दीन पनाह नगर, जहाँ शेर मंडल पुस्तकालय था, यहीं से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और ये जो दीन पनाह नगर है, शेर मंडल पुस्तकालय, ये सब हुमायूं ने ही बनवाया था। तो यहाँ पे वही लिखा है। फिर विज्ञान और भूगोल की बात करें तो हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी रुचि थी। सैन्य अभियान के दौरान भी हुमायूं अपने साथ पुस्तकें ले जाता था। आदतें और ज्योतिष, तो कहा जाता है हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। रविवार को पीले वस्त्र पहनता था, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनता था। हुमायूं को अफीम का शौक़ था, यानी अफीम वगैरह खाता था। न्याय की बात करें तो लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबद अदल की शुरुआत की, यानी एक ढोल की शुरुआत की थी।
ताबाद अदल बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो न्याय ढोल यानी कि ढोल पीटकर न्याय का संदेशा दिया जाता था। संस्कृति की बात करें तो मीना बाज़ार, हुमायूं ने दिल्ली में हरम की औरतों के लिए मीना बाज़ार प्रारंभ करवाया था। हरम की औरतें मतलब जो जैसे मुग़लों में एक हरम होता था जिसमें बहुत सारी महिलाएं होती थीं बादशाह की सेवा के लिए, तो उन हरम की महिलाओं के लिए मीना बाज़ार की स्थापना की थी दिल्ली में हुमायूं ने। तो ये पूरा का पूरा हुमायूं हम लोगों ने 40 मिनट में पढ़ लिया। अब इसके बाद चूँकि हुमायूं 1530 में शासक बनता है और 40 तक रहता है, 40 के बाद फारस चला जाता है और फिर 55 में वापसी करता है। तो 40 से लेकर 55 के बीच जो 15 साल का समय है उसमें शेरशाह सूरी और उसके उत्तराधिकारी यानी सूरवंश शासन करते हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।